वेलकम टू ज़रा हटके। और पाकिस्तान ने भारतीय एयरबेस पठानकोट के हमले के बाद भारत की जानिब से दी गई मालूमात की साथ जो है तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। जो भारत ने मालूमात दी हैं वो यही थी कि पाकिस्तानी शहर बहावलपुर से कुछ कॉल्स ट्रेस हुई हैं जो कि दहशतगर्द जिन्होंने हमला किया है भारतीय पठानकोट एयरबेस पे, वो कहीं उनके हैंडलर्स के साथ राब्ते में थे। उसके बाद आज हाईएस्ट लेवल पर इंगेजमेंट हुई। पहले पाकिस्तान के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं जनरल नसीर जंजुआ, उन्होंने बात की अपने भारतीय काउंटर पार्ट अजीत डोवाल से, लेकिन उसके बाद तकरीबन 2 से 3 घंटे बाद पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ जो श्रीलंका में हैं, उन्होंने वहाँ से भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को फ़ोन किया और कहा और इस बात की यकीन दहानी कराई कि पाकिस्तान जो इस सारी लीड्स इंडिया ने प्रोवाइड की है उसकी न सिर्फ तहकीकात करेगा बल्कि प्रॉम्प्ट एक्शन भी लेगा। और जो सबसे अहम बात वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ ने की, अब जो उनकी स्टेटमेंट आई है, उन्होंने कहा है कि जब भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई ऐसी संजीदा कोशिश होती है अमन की, उसके साथ ही जो दहशतगर्द हैं वो कोशिश करते हैं कि उस एफ़र्ट को सबोताज किया जाए। और दोनों प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान की प्रेस रिलीज़ के मुताबिक जो है जो दहशतगर्दों के घिनौने अज़ाइम हैं, ये वक्त है कि पाकिस्तान और भारत उस संजीदगी का मुजाहरा करे ताकि इन दहशतगर्दों के घिनौने अज़ाइम को खाक में मिलाया जा सके। तो बहुत बड़ी स्टेटमेंट पाकिस्तान की जानिब से भी आई। इंगेजमेंट है इंडिया के साथ, तहकीकात का आगाज़ हो गया है। हमारी मालूमात के मुताबिक जो नंबर्स इंडिया ने प्रोवाइड किए गए हैं, पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने ऑर्डर किया है कि वो नंबर इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को दिए जाएँ, ट्रेस आउट किए जाएँ कि वो नंबर्स कहाँ से थे। जहाँ तक भावलपुर का ताल्लुक़ है, वहाँ हमने डॉन के जो नुमाइंदा हैं उनसे भी बात की। उनका ये कहना है कि फ़िलहाल भावलपुर में कोई मूवमेंट नहीं है और जो इंटेलिजेंस इदारे वहाँ पर हैं, उनका ये कहना है कि अभी उनके पास कोई जो इंफॉर्मेशन है वो मरबूत अंदाज में नहीं आई है स्पेसिफ़िकली, तो जैसे ही आती है तो वहाँ पर वो अपना काम शुरू कर देंगे। भाई सॉरी, एक सेकंड, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि सबको छोड़े, शो बंद करें, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को कॉल करें, क्योंकि पठानकोट हमले को कितने दिन हो गए हैं? 4 दिन हो गए हैं। चौथा दिन है आज, और अब तक सेंसिबल, मैच्योर और स्टेट्समैन लाइक स्टेटमेंट्स आ रही हैं दोनों मुल्कों, इंडिया से भी और पाकिस्तान से भी। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं देखा। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ या क्या। बल्कि वज़ीर-ए-आज़म ने खुद कहा है कि अपनी स्टेटमेंट में कि भाई उन्होंने भारतीय हुकूमत की मैच्योरिटी को अप्रिशिएट किया और उसकी तारीफ़ की कि जो उन्होंने मैच्योरिटी दिखाई है, वरना माजी में अगर ये होता तो फ़ौरन इल्ज़ाम तराशी शुरू हो जाती और यहाँ से एक काउंटर डिनाइल आप उसे कह दें या एक डिनाइल मोड में हम आ जाते। तो जो इंगेजमेंट दोनों प्राइम मिनिस्टर्स की हुई थी 25 दिसंबर को, लगता है कि उसी वक्त ज़ाहिर है सब भी हम भी बैठ के ये बात कर रहे थे कि पीस प्रोसेस एक दफ़ा फिर रिवाइव हुआ है तो ख़तरात इस पीस प्रोसेस को सबोताज करने के उतने ही बढ़ गए हैं। सवाल एक है, एक व्यू भी है इसके ऊपर कि आपकी नज़र में अब तक ये इस किस्म की मैच्योरिटी क्यों डिस्प्ले हो रही है? क्या इसलिए कि दोनों पाकिस्तान और इंडिया ने बाकी जो भी टेक्निक्स थी ट्राई कर ली और वो सब नाकाम साबित हुई हैं? ठीक है, फॉर इंस्टेंस के हमने भी कोशिश की कि डिप्लोमेटिक आइसोलेशन हो, किसी तरह हमारा मौक़िफ़ आ गया है, नॉन स्टेट एक्टर्स यूज़ हों। इंडिया ने भी हर दफ़ा को ये किया कि फ़ौज सरहद तक भेज दी, यहाँ भी डिस्टेबलाइजेशन करने की कोशिश की और इंटरनेशनली पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश किया। और क्या दोनों मुल्कों ने जो भी अपने वेपन्स थे वो यूज़ कर लिए हैं इसमें, और अब क्या ये रियलाइजेशन आई है कि इसके अलावा कोई चारा नहीं है? क्या ख्याल है? एक फैक्टर तो ये भी है। दूसरा फैक्टर ये है कि जब बॉम्बे अटैक हुए थे 2008 के, तो उसके बाद पाकिस्तान खुद भी कंफ्यूज था स्टेट लेवल पे कि क्या रिस्पांस एवॉल्व करे। आपको याद होगा कि एक एडमिरल ने कोई लूज स्टॉक कर दी थी तो उसको रेप्रिमांड कर दिया गया था। फिर जो आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे, क्या जनरल महमूद थे ना, उन्होंने भी कोई ऐसी बात कर दी थी तो उनको भी फारिग कर दिया गया था। सबसे बड़ी जो बात हुई लेकिन इस दफ़ा अब तक पिछले 4 दिन में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो भी मौक़िफ़ दिया गया है वो मुझे ज़्यादा कोहेरेंट लग रहा है। और एक
मतलब हर आदमी नहीं बोल मतलब रहा, लूज टॉक नहीं हो रही, हर आदमी नहीं बोल नहीं हो रही, रहा, हर आदमी नहीं बोल रहा, जो जिसे असाइन किया जा रहा है अब तक वही बोल रहा है। तो मेरा ख्याल है ये साइन ऑफ मेजोरिटी। दूसरे ये कि जो पाकिस्तान का इस वक्त मूड है, मसलन कल आप फॉरेन ऑफिस के स्पोक्समैन का बयान देख लें, या सेक्रेटरी खारजा का बयान देख लें, या फिर सरताज अजीज़ का बयान देख लें, या आज नवाज शरीफ का बयान देख लें, एक ही थ्रेड चला आ रहा है कि वी आर सीरियस एंड वी मीन बिजनेस। इससे पहले ये चीज़ जो है इतने जामे अंदाज में पाकिस्तान की तरफ से रिफ्लेक्ट नहीं होती थी। तो अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने भी आज मुतालबा किया है कि पाकिस्तान स्विफ्ट एक्शन ले। इंडिया का जो रेस्ट्रेन है, जाहिर है कि उसको भी शायद लग रहा है कि पाकिस्तान इस दफ़ा सीरियस है, कुछ ना कुछ एक्शन सीरियस है। और दूसरा ये भी है कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स की इतनी बात हो चुकी है और उन पे कंट्रोल की, खुद इंडियन मीडिया में लिखा जा रहा है कि पाकिस्तान का शायद उस तरह से डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है नॉन स्टेट एक्टर्स पे, और ये जो सारी कार्रवाई हुई है ये किसी ऑफिशियल पैट्रनेज के तहत नहीं हुई है। और जो यही मसलन आज जो जावेद नकवी बिल्कुल जावेद नकवी कॉलम का ही बताएं, आप बताएं जब मुबशर आप बताना चाहेंगे? नहीं, आप बताइए इसमें बेसिकली, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जावेद नकवी साहब ने ये कहा है और इंडियन एनालिस्ट को कोट करके कि जैश ए मोहम्मद जो अभी किसी पाकिस्तानी एजेंसी के कंट्रोल में शायद नहीं है, हो सकता है कि ये जिम्मेदार हो। उसमें ये भी बात की है कि इंडियन एनालिस्ट के मुताबिक इस ग्रुप को अब समझा जा रहा है कि ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान के क्लोज है। लेकिन सवाल उठता है कि अगर ऐसा है तो ऑपरेशनली इसके साथ क्या करना चाहिए? अच्छा, ये आप कॉलम की बात कर रहे हैं। इंडियन मीडिया के कुछ जो आउटलेट्स हैं उन्होंने एक सवाल भी उठाया कि ये बात बहुत कंफ्यूजिंग है कि जो भी बज़ाहिर लीड्स हैं वो इंडिया ने जो प्रोवाइड की हैं वो जैश ए मोहम्मद की तरफ जाती दिखाई दे रही है, और पाकिस्तान ने इसकी अभी तक तरदीद भी नहीं की है। लेकिन जो जिम्मेदारी है वो कश्मीरियों की मुत्तहदा जहाद कौंसिल के सैयद सलाउद्दीन की जानिब से, तो इंडियन मीडिया ये सवाल उठा रहा है कि क्या ये वाकई कुछ इस तरह की कंफ्यूजिंग सिचुएशन है, या किसी ए को बचाने के लिए बी से कहा जा रहा है कि आप जिम्मेदारी कबूल कर लें ताकि अटेंशन डाइवर्ट हो सके। तो इस तरह के सवालात भी उठ रहे हैं। बिल्कुल मेरा कहना यह है कि किसने किया किसने नहीं किया वो तो आगे चल के तहकीकात होगी तो पता चल जाएगा। लेकिन जो माइंड सेट है इस वक्त कश्मीर में, जो लोग उलझे थे या उन्हें पीछे हटा लिया गया या अब वो उन्हें समझ में नहीं आ रही कि वो क्या करना है, मैं एक हवाला देना चाहता हूँ 4 साल पुराना, लेकिन आपको शायद ऐसा महसूस हो कि जैसे ये कल का बयान है। अच्छा। ये सैयद सलाउद्दीन साहब थे, उन्होंने अरब न्यूज़ जो कि बड़ा जिम्मेदार अखबार है सऊदी अरब का, उसको एक इंटरव्यू दिया 31 मई 2012 को। उसमें वो फरमाते हैं कि हम कश्मीर में पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं और अगर पाकिस्तान ने हमारी हिमायत से हाथ खींचा तो फिर ये जंग पाकिस्तान के अंदर लड़ी जाएगी। सिर्फ मिलिटेंसी ही मसले का हल है। जो लोग भी नाम नेहाद अमन के अमल में शरीक हैं उन्हें जल्द पता चल जाएगा कि भारत संजीदा नहीं है, वो सिर्फ इलाके पे अपने पंजे गाड़ने के लिए मज़ीद वक्त हासिल करना चाहता है। पाकिस्तानी अवाम अपनी हुकूमत पे दबाव बढ़ाएं कि वो ऐसी कोई पॉलिसी अपनाने से बाज रहे जिससे कश्मीर कास को नुकसान पहुंचता हो। यानी पाकिस्तानी स्टेट का नैरेटिव अगर चेंज होता है और वो दूसरे रास्तों से ये इस तरह के मसाइल हल करने की कोशिश करती है, लेकिन अगर कुछ तंजीमों को कबूल नहीं है तो इसका मतलब है कि रियासत को वो डिक्टेट करवाएंगी, जो ना माने वो भी काफी। लेकिन मैं आपको बताऊं, हिंदू में सुहासिनी हैदर ने लिखा है और उन्होंने भी ये सही लिखा है कि भारत को ये भी जहन में रखना चाहिए कि पाकिस्तान के जो हमले हुए हैं, जैसे आर्मी पब्लिक स्कूल का हमला था और दूसरे हमले हैं, उसमें जो फ़िदाईन इस्तेमाल हुए हैं वो भी माजी में मिलिटेंसी में इस्टेब्लिशमेंट के साथ इन कहूट्स रहे हैं कहीं ना कहीं। लेकिन अब सिचुएशन बदल रही है, तो मेरे ख्याल में इंडियन एनालिस्ट भी इस चीज़ को अपने जहन में रखा हुआ है। उन्होंने मतलब वो बिल्कुल जो ब्लैक एंड वाइट व्यू था, जैसे वसत ने कहा, मेरे ख्याल में तहकीकात हो लेने दें तो हर चीज़ सामने आ जाएगी। जब हाईएस्ट लेवल पर एक कमिटमेंट शो की गई है पाकिस्तान की जानिब से और यकीन दिलाया गया है, इसीलिए इंडिया की जानिब से भी जो मैच्योरिटी शो की गई, जिसका जिक्र प्राइम मिनिस्टर ने भी किया है अपनी स्टेटमेंट में, तो मेरे ख्याल में चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। यार हमसे जितना हो सकता है उतना एक्शन हमने लिया है और ये बहुत अहम है। क्योंकि देखिए, अब ये बात हमें अच्छी लगे बुरी लगे, बहरहाल ये हकीकत है कि इंटरनेशनली
हमें एक नैरेटिव है कॉलम्स में, स्टेटमेंट्स में भी कि जी आपने स्पॉन्सर की है टेररिस्ट। हाँ, या नहीं भी स्पॉन्सर की तो आपकी जमीन इस्तेमाल हो रही है, आपकी जमीन इस्तेमाल हो रही है, और ये फिर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि, और सिर्फ मतलब दुनिया को दिखाने के लिए नहीं जी, अपने आप को बताने के लिए कम से कम हम डट के तो खड़े होकर बोल सके कि नहीं जी हम नहीं है। और ये भी नेशनल एक्शन प्लान के पैरामीटर में आता है। पैरामीटर, और ये ऐसी तंजीम जो 2001 में यानी आज से तकरीबन 15.5 या 16 साल पहले 15 साल पहले बैन कर दी गई थी, वो ऑपरेट कर रही थी और किस पैरामीटर्स में ऑपरेट कर रही थी, क्यों नहीं उनको पकड़ा गया। तो ये सारे सवाल ज़ाहिर है लोकल मीडिया यहाँ पर भी उठाएगा, बाहर भी उठेंगे, लेकिन वो लीड्स आई थिंक अगर इतनी ज़्यादा है और जिस लेवल पे NSA लेवल पे और प्राइम मिनिस्टर लेवल पर हुई है तो यकीनन उसकी तहकीकात जो है वो ज़रूर होंगी, और जैसे ही होंगी ज़ाहिर है वो चीज़ें छुपी तो नहीं रह सकती, वो सामने भी आएंगी। तो इंगेजमेंट इट्स अगेन गुड कि इंगेजमेंट इतनी हाईएस्ट लेवल पर हुई है, एंड वी आर ऑल होपिंग कि इस सारे मसले का हल निकले, ताकि पाकिस्तान के ऊपर से भी फॉर वंस ये टैग तो हटे कि भाई आप मतलब शिकार भी हैं, आप शिकार भी कर रहे हैं। तो ये जो है ना, ये पाकिस्तान के अपने मफाद में भी है कि आप एक दफ़ा दुनिया को दिखा दें कि भाई ये आपने लीड्स दी थी, ये हमने किया है, अब खुदा के लिए यू हैव टू एक्सेप्ट कि पाकिस्तानी रियासत की सोच बदल गई है। हाँ, और आप ये भी एक्सेप्ट करें कि पाकिस्तानी रियासत की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। उस लिमिटेशंस के अंदर जितना हम कर सकते हैं हम कम से कम अच्छा नहीं, वो ऑनेस्टली बता दें जी हम ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। जितनी कैलिबर के पहलवान है बता दें कि जी हम रुस्तम ज़मान नहीं हैं, हम इस लेवल के पहलवान हैं, हम इतना ही कर सकते हैं, ये बता दें। वरना फिर होता ये है कि जब आप बड़े दावे करते हैं तो वो और वो पूरे नहीं कर सकते तो बाकी दुनिया कहती है जी आप तो फिर नाकाम रियासत हुए। बिल्कुल, तो उस टैक्स से तो अपने आप को निकालें ना। बिल्कुल। चलें फिलहाल लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे एक ऐसे केस की जिसने इतनी हेडलाइंस प्रोड्यूस कर दी हैं कि शायद अब वो हेडलाइन भी नहीं बन पाते। डॉक्टर आसिम केस आज वो मेरे ख्याल में 1050वीं दफ़ा दोबारा से अदालत में पेश हुए। जो केस नैब ने बनाया, पहले वो 90 दिन रेंजर्स के हाथ चढ़े रहे, उसके बाद 1.25 महीने का चिल्ला तो उनका नैब के साथ भी हो गया, लेकिन नैब ने अभी भी कहा है जनाब हमारी तहकीकात जारी हैं, कुछ ना कुछ तो निकाल के हमने लाना ही है। तो यहाँ बात करते हैं उसके दौरान ये हुआ कि नैब ने अदालत को कहा कि हमने एक साइकेट्रिस्ट की खिदमात हासिल की हैं जस्ट टू से कि भाई चेक के डॉक्टर आसिम की हालत बिल्कुल ठीक है ना। हाँ। अच्छा, उन जो साइकेट्रिस्ट हैं उनका नाम है प्रोफेसर सैयद हारून अहमद, और उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी और अदालत में पढ़ के सुनाई तो नैब वाले ज़रा इधर उधर हुए, क्योंकि उन्होंने ज़रा हटके हो गए। वो उन्होंने कहा कि यार ये मतलब ये तो हमारा बंदा था। हमें उन्होंने डॉक्टर हारून ने ये कहा कि जनाब ये बहुत ज़्यादा टेंशन में है डॉक्टर आसिम, और शायद अगर उन पे इतना प्रेशर डाला गया तो सुसाइडल टेंडेंसी भी उनमें आ सकती है, यानी ख़ुदकुशी करने का भी वो सोच सकते हैं। उस पर नैब वाले सटपटा गए और उन्होंने कहा जनाब ये तो डॉक्टर जो है ना ये दोस्त हैं डॉक्टर आसिम के, तो ये ऐसे बयान दे रहे हैं, हालांकि नैब की रिक्वेस्ट पे हुआ। अच्छा, चार्जशीट जो है वो अब इतनी फैल रही है, जो पहले अरबों खरबों दिन के आ रहे थे अब कुछ अरबों की बात रह गई है, लेकिन उसमें बड़े मज़े की मतलब पहला चार्ज जो है डॉक्टर आसिम के ऊपर जो नैब लगा रहा है वो ये कह रहा है जनाब इन्होंने 2007 से लेकर 2015 तक 56 हुकूमती इदारों के अफराद का इलाज किया है और उनसे ज़ायद फ़ीसें वसूल की हैं। ये तो ओवरचार्ज मतलब अच्छा। ओवरचार्ज कर दिया उन्होंने। अगले दिन मैं भी डॉक्टर के पास गया था, उसने भी ठीक-ठाक फीस दी थी मेरे से यार। मैं भी वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, आप बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में। अब ये नैब वापस करवाएगी, हाँ आपकी रिफंड हो जाएगी। ओके ठीक है। नैब ने ये कहा कि जनाब उन्होंने जो है ना वो इससे जो है ना 3 अरब रुपए जो है ना चार्ज किए गए हैं गवर्नमेंट हस्पतालों से। अब जाहिर है वो हॉस्पिटल पैनल पे होगा तो जाहिर है कुछ चार्ज ही करेगा, फ्री में तो नहीं इलाज करेगा। उसके अलावा जनाब उन्होंने कहा कि जी ये हम तो इनको साइकेट्रिस्ट के पास भी ले गए जो उन्होंने चेक किया और उनकी ये सेकंड पॉइंट भी है, फ्रॉड विद पब्लिक इंटरेस्ट। हाँ, उन्होंने ये क्या है, मुझे मेरी अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है, मुझे समझ नहीं आ रही। अब जो केस रह गया है आसान लफ्जों में वो ये है कि उनके साथ जो 2 पार्किंग एरियाज बनाए हुए हैं कच्चे, तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने लैंड ग्रैबिंग कर ली है।
ठीक है। और इन द नेम ऑफ ट्रस्ट उनका ये ख्याल है कि ये ट्रस्ट का मतलब है कि वो जो है ना फ्री इलाज करेंगे। मतलब कि जो केस मतलब नैब के ट्रस्ट को ठेस पहुंची है यहाँ पे। मैं एक थोड़ा मिसाल देने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ये जो केस जो एक जमाने में K2 लग रहा था दुनिया की सबसे ऊंची या माउंट एवरेस्ट, सेकंड माउंट एवरेस्ट लगा था, अब ये कट्टी पहाड़ी बन के रह गया है। ऐसा है क्या? बिल्कुल। और मतलब मसला ये हो रहा है कि फाइनलाइज चार्जशीट फाइनलाइज होके ही नहीं दे रही। और ड्रामा शुरू तो हो गया है, उसका एंड कैसे? इतनी देर में जो है ना किसी भी आजकल प्राइवेट टीवी चैनल्स का ना पूरा सॉप ऑपरा भी खत्म हो जाता है जो दिन में चलता है। सॉप ऑपरा की बात की, अच्छा आपको ईमानदार साफी कहा जाता है, मैं नहीं कहता, बहुत लोग कहते हैं। ईमानदारी से जवाब दे, आपने कभी स्टार प्लस का ड्रामा देखा है? नहीं देखा होगा। नहीं देखा सीरियसली यार। आइडिया तो होगा ना कि उसमें क्या होता है। अच्छा, हर किस्त में ना कोई एक ड्रामेटिक ट्विस्ट आता है, ठीक है, और फिर एंड कैसे होती है कि एक क्लोजअप होता है झुनझुन, नहीं एक शुम 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 शुम, और फिर अगली किस्त में क्या होगा। फिर अगली किस्त आती है तो उसमें क्या होता है कि पहले 15 मिनट के तो बताते हैं कि पिछली किस्त में क्या हुआ, क्या रजिया गुंडों के नरगे से निकल जाए, और फिर दोबारा शुम 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 शुम। तो यार कितनी अच्छा यार बात सुने, ये शुम शुम तो होता रहेगा भाई। मुझे आपसे एक सवाल पूछना है इस केस की बाबत। आपने फरमाया 1050वीं दफ़ा ये हुआ, अदालत में पेश हुए। इस प्रोग्राम में मुझे महसूस होता है कि 1027वीं दफ़ा डॉक्टर आसिम का केस डिस्कस हुआ है। हालांकि डॉक्टर हारून जो हैं वो बहुत ही कॉम्पिटेंट आदमी है, मैं उन्हें ज़ाती तौर पे जानता हूँ। अगर उन्होंने मायना किया और उन्होंने रिपोर्ट दी है तो मेरे हिसाब से नहीं, तो मेरा सिर्फ ये है कि सर अगर मैं ये कह रहा था कि डॉक्टर आसिम का जो केस है, अकील करीम डैडी का केस नैब ने उठाया है, वो कराची एक स्टॉक एक्सचेंज के बहुत बड़े प्रधान हैं, सारे चैनल उनके केस को डिस्कस कर रहे हैं, तो यार कुछ हक तो उनका भी बनता है। बिल्कुल बनता है। वो क्या करेंगे? और इस पे हम कल जो है आपके ये बड़ा स्नीकी काम किया है, क्योंकि पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, मैं अगर प्रोफेशनल समझ ही नहीं आ रही तो हम क्या बात करेंगे, और यहाँ ऑन एयर आप मतलब ये डॉक्टर आसिम केस ही समझे हैं। हाँ, वो तो अभी पार्टी शुरू हुई है। हाँ, इनकी पार्टी तो थक चुकी है ना डॉक्टर आसिम की, वो पार्टी तो अभी शुरू हुई है, उसमें तो बड़े मजे आएंगे अभी। और कुछ वैसे सॉरी अभी बात काट रहा हूँ, कुछ मजे लोगों ने आज भी लिए हैं, क्योंकि आज मैं ख्याल मार्केट ड्रॉप तकरीबन 400 पॉइंट और फिर दोबारा ऊपर गई है। तो जिन अक्लमंद लोगों ने बॉटम पे आज बाइंग की है, काफी दिहाड़ी तो बन गई है उनकी। अच्छा, डॉक्टर आसिम की आखिरी किस्त क्या होगी कि डॉक्टर आसिम लाठी लेकर आएंगे, बेटा मुझे अब तो माफ कर दो। मतलब क्या मुझे लग रहा है कि अकील करीम डैडी का केस चूंकि टेक्निकल है, मैथमेटिक्स उसमें शेयर्स और फलाना इन्वॉल्व होते, तो आप डर के मारे उस केस को वो सिंपल इतने काबिल होते तभी हम यहाँ बैठे होते। वो सिंपल केस अच्छा काम कर लिया होता है। केस है। FIA का ये कहना है कि जनाब आपने EOBI ने इन्वेस्टमेंट की 250 मिलियन की, और आपने जो है ना आपकी रिसर्च की रोशनी में की, आपने रिसर्च कहा था कि जनाब ये कंपनी बड़ी अच्छी है, इस टेक्सटाइल मिल के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, तो उन्होंने कर दी। और उसके बाद जो है ना वो कह रहे हैं उनका तो पैसा डूब गया तो उन्होंने इनको पकड़ लिया। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि इस तरह तो तमाम ब्रोकरेज हाउसेस और क्या और स्टॉक्स आर अबाउट रिस्क और रिस्क फैक्टर्स हर कॉन्ट्रैक्ट में वो तो NLC ने भी अरबों डॉलर के इन्वेस्टमेंट की थी। क्या हर ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट में नीचे लिखा होता है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। बिल्कुल ठीक है, शरायत सवाब लागू है, वो उसकी तरह ना जल्दी से वो नीचे लिखा होता है। बात भी सही है। अब आप इसको किसी अगर यही है, क्योंकि मैंने इस केस को स्टडी नहीं किया, मुझे नहीं पता, अगर ये है तो फिर यार ये तो केस ही नहीं है। हाँ नहीं तो फिर ठीक है, ये फिर कल करने की जरूरत नहीं अगर केस यही है। लेकिन कल की जो छोटी वाली सेगमेंट है उसमें करते हैं ताकि मेरा इतराज मेरा इतराज आपका रफा हो गया। तो फिलहाल ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। लाहौर में एक 15 साल लड़की के साथ ज़्यादती और उनके अगवा के जुर्म का केस बहुत ही गुज़िश्ता हफ्ते हेडलाइंस में रहा। लेकिन बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जिस पे अगर वज़ीर आला या वज़ीर आज़म नोटिस ले ले तो उसके बाद क्या होता है वो इस केस पे बड़ा फिट बैठता है, क्योंकि जैसे ही इस लड़की के रेप का नोटिस लिया गया उसके बाद हेडलाइंस बन गई और मामला कम अज़ कम हेडलाइन से ख़त्म हो गया। पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने प्रेशर डालना शुरू कर दिया विक्टिम के ऊपर, क्योंकि जो रेपिस्ट थे
वो ज़ाहिर है उनकी सियासी लीनिंग्स थी और मुस्लिम लीग नून के साथ उनकी लीनिंग्स थी। तो उसके बाद पुलिस ने इतना प्रेशर डाला कि उस 15 साल लड़की ने अपनी जान देने की भी कोशिश की, घर से कूद कर वहाँ से उसको हुसैन अस्पताल में ले जाया गया। उसके बाद दोबारा से वो केस रिवाइव हुआ, फिर मज़ीद नोटिस हुआ। कल उसकी हियरिंग है जिसमें DNA रिपोर्ट भी पेश की जाएगी और जो इस बात को का पता लगाएगी कि जो गैंग रेप हुआ था कि नहीं हुआ। लेकिन रेप हमारे माशरे में ऐसा मसला है कि जिसके बारे में जितनी भी बात की जाए कम है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सुगरा इमाम जो कि सेनेटर भी हैं, सेनेटर साबिक आबदा हुसैन की जो उनकी साहबजादी में, उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त स्टेटमेंट दिया था गुज़िश्ता बरस। उन्होंने कहा था कि रेप शायद वो वाहिद जुर्म है पाकिस्तान में जिसकी कन्विक्शन रेट 0 है, यानी कोई भी रेपिस्ट पाकिस्तान में कन्विक्ट नहीं हो पाता। ये ज़रूर बात है कि FIR ज़्यादा से ज़्यादा कटती हैं, केस रिपोर्ट ज़्यादा होते हैं, लेकिन इन दी एंड वही होता है जो लाहौर की इस 15 साल बच्ची के साथ हो रहा है कि इतना प्रेशर डाला जाता है। और अब ताज़ा तरीन इत्तलात ये हैं कि वो अपना घर भी छोड़कर कहीं चले गए हैं क्योंकि इतना ज़्यादा पुलिस का उनके ऊपर प्रेशर है कि वो इसको सस्टेन नहीं कर पा रहे। प्रेशर की बात नहीं है, लेकिन आपने FIR की बात की तो आज सुबह वॉच रेप जो NGO है सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस के साथ डील करता है, उनसे बात हो रही थी। तो उनके मुताबिक 2013 में तकरीबन 770 FIR दर्ज हुई हैं पाकिस्तान में रेप की। 2014 में 1580 FIR रजिस्टर हुई हैं। अगर आप सिर्फ इनसे हिसाब लगाएं तो इसका मतलब है कि 2014 में 4 औरतों का रेप हुआ है हर दिन, और ये सिर्फ है FIRs। तो फिर आप सोच सकते हैं तो टिप ऑफ द आइसबर्ग। अच्छा, जहां तक इस केस की बात है, सर एक चीज कि आपने DNA टेस्टिंग की बात की, ठीक है, और प्रेशर अपनी जगह, एक ये भी तसव्वुर देने की कोशिश की जा रही है कि ये बिल्कुल सब कुछ रजामंदी से हुआ था, या कम अज कम इस लड़की का जो अदनान सनाउल्लाह के साथ ताल्लुक था वो रजामंदी से था। एक चैनल पर व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशंस भी चली हैं और मैं बहुत पर्सनली हैरान हुआ था कि फ्राइडे टाइम्स, बहुत मकबूल वीकली मैगजीन है, एक आर्टिकल छपा था सच गप सेक्शन में, पॉलिटिकल गॉसिप वगैरह, कभी बहुत मज़ेदार और बहुत पते की खबरें होती हैं। उसमें लिखा हुआ था कि ये एक मिथ था, एक ड्रामा था, और अब ये एक्सपोज हो गया है क्योंकि DNA टेस्ट के मुताबिक रेप नहीं प्रूव हुआ, बल्कि DNA टेस्ट ने प्रूव किया है कि कंसेंट था, रजामंदी थी। अब मुझे नहीं पता कि ये कौन सी जदीद साइंस है DNA टेस्ट में, क्योंकि जितना थोड़ी बहुत साइंस मैंने पढ़ी है या मुझे पता है, तो DNA टेस्ट में आप इंटरकॉर्स प्रूव कर सकते हैं, आप रजामंदी नहीं प्रूव कर सकते। ये MLO और इन तरह के लोगों का काम है। ये बात मुझे समझ नहीं आई। अच्छा, फ्राइडे टाइम में बाय द वे वो नजम सेठी का है ना जी बिल्कुल, और बाय द वे वो जो स्टोरी है ना वो अब वेबसाइट से हटाई गई है, लेकिन छपी तो है और जितने लोगों ने पढ़ी होगी, और एक ट्रस्ट होता है, एक ट्रस्ट। अच्छा, इस केस में ये जो आपने बताया, ये जो 8वीं जमात की 14 साल लड़की का केस है, इसमें पूरी पुलिस की इस वक्त सारी तवज्जो इस पे नहीं है कि रेप हुआ या नहीं हुआ। तवज्जो इस बात पे है कि पुलिस ये तहकीक कर रही है कि लड़की को अगवा किया गया या वो खुद चल के गई। पुलिस कहती है कि मुलजिम अदनान को लड़की को पहले भी इस होटल में लाता था और कमरे से शराब की बोतलें मिली, यानी फोकस रेप नहीं है, फोकस ये है कैरेक्टर कि सर ये तो औरत ही मशकूक है सर। नहीं पता जी, यही होता है हमेशा। ये अच्छा, उसका नतीजा क्या निकलता है? औरत जो कि इस सारे उसमें मजलूम होती है, एंड में उसको ही असल में जो है ना मुजरिम बना करके कटहरे में खड़ा नतीजा क्या निकलता है? मुझे पता है क्या डर लगता है जी कि सही है, कल पेशी है, लोग हिरासत में हैं। मुस्तफा कांजू केस में क्या हुआ? हाँ, यही हुआ ना, सब कुछ सामने था, सारे विटनेसेस मौजूद थे, फिर एक करके हटते गए, आखिरकार वो माँ क्या करती, किसके पास जाती, किसी के पास नहीं जा सकती। और इस केस में भी अदनान सनाउल्लाह खासा मालदार आदमी है, उसकी मार्केट्स हैं वहाँ पर, तो वो जाहिर लड़की के घर वाले कहते हैं कि वो राना मशहूद का दोस्त, बिल्कुल पॉलिटिकल एफिलिएशंस हैं। और अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि बहुत कम इस तरह के केसेस हैं कि PMLN या पंजाब हुकूमत अपने किसी बंदे पर हाथ डाले या हाथ डालने दे। अब गुल्लू भट्ट कहाँ है आजकल?
उसकी तो बड़ी वो वीडियोस चल रही थी, बड़ी मीम्स थी, बड़ी मुच्छी थी। लेकिन जो लेटेस्ट रिपोर्ट गुज़िश्ता हफ्ते अखबारों में छपी है उसमें यही था कि सबसे ज़्यादा क्राइम्स जो हैं वो पंजाब में हो रहे हैं और उन पे से सरफ़ नज़र भी किया जा रहा है। प्रोसिक्यूशन का रेट बहुत गिर रहा है। हम इस वक्त नेशनल एक्शन प्लान की बात करते हैं तो और बात करते वीक प्रोसिक्यूशन हो जाएगी, दहशतगर्दों के केसेस नहीं चलते। ये भी जब आप एक बिल्कुल तो जब आप एक रेप का शिकार होने वाली एक बच्ची को 15 साल की लड़की को इंसाफ नहीं मिल सकता तो हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं कि जनाब हम तो उनको लटका देंगे और ये कर देंगे। मेरा सवाल रियासत से ये है कि 1000 रेप होते हैं, 500 होते हैं, 100 होते हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। कन्विक्शन कितनों का हुआ? 2013 से लेके आज तक कितने रेपिस्ट जो हैं वो उनको सजाए कैद हुई? इसका जवाब रियासत के पास क्या है? सर एक आखिरी बात है बस कि मैं तनकीद नहीं कर रहा कि लोग कहते हैं कि जी आप मोटरवे बना लेते हैं, आप ये नहीं करते, आपको मोटरवे भी चाहिए, ठीक है, आपको यूनिवर्सल हेल्थ केयर भी चाहिए, लेकिन किसी भी रियासत की बुनियाद होते हैं इंसाफ। इंसाफ नहीं देंगे जी तो जब जितने भी मोटरवे बना ले कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए जी एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। और सिंध हुकूमत के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि वो कुछ ना कुछ पीकर सोई रहती है और ये भी कहा जाता है कि अवामी मसाइल के हल में वो बड़ी हद तक नाकाम हो गई है, मगर कुछ ऐसे इनोवेटिव वेज़ भी होते हैं जिसने मजबूर कर दिया आज वज़ीर आला सिंध को कि वो उस पर एक्शन लें, और वो क्या था वो बताएंगे ज़रार फोड़ो जी। आलमगीर खान साहब हैं, कल PTI से ताल्लुक़ है उनका, और उन्होंने क्या किया है कि जो गटर खुले हुए होते हैं, ओपन मैन होल्स होते हैं, वो बड़ा मसला है। पता नहीं आपके शायद कोई ना कोई जानने वाले, आप खुद भी अंदर गिरे हो, एक दफ़ा मैं गिरा था, बहुत बुरा होता है। तो उन्होंने क्या किया कि स्टेंसिल लेकर कायम अली शाह साहब की तस्वीर बना ली, आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही होगी, उसके साथ एक एरो बना लिया कि फिक्स इट, ठीक है। अब यहाँ पे कचरे का ढेर है, उसके साथ भी फिक्स इट बनाया हुआ है, कहीं एक ओपन मैन होल के साथ फिक्सेड बनाया हुआ है। तो मेरे ख्याल मुबशर आप बता रहे थे कि आज शायद आज ये हुआ कि वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह ने फ़ोन किया है एडमिनिस्ट्रेटर कराची को और कहा है कि ये तमाम शहर के जितने खुले मैन होल्स हैं इनके ऊपर ढक्कन लगवाएं, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये ढक्कन लगाने के ऊपर भी मुझको ही मुरद इल्ज़ाम ठहराया जाता है, तो आप किस चीज़ के एडमिनिस्ट्रेटर हो? ज़ाहिर है उन्हें कुछ ना कुछ तो कहना था, लेकिन सैल्यूट टू दिस एक्टिविस्ट कि उसने एक इनोवेटिव वे अपनाया और उसने मजबूर किया वज़ीर आला को एक्शन लेने पर। ये जो है ना, दिस सॉर्ट ऑफ, मतलब इसको आप प्रोटेस्ट ग्राफिटी कह दो या जो भी आप कहना चाहो, तो मतलब ये पूरी दुनिया में इस तरह के आपको एग्जांपल्स मिलेंगे। मुझे ये देख के पता है क्या याद आया है? मुझे मरूम आर्टिस्ट आसिम भट्ट याद आया, ठीक है। बहुत मशहूर थे, बहुत कम उम्र में उनका इंतकाल हुआ। जब मुशर्रफ दौर में इमरजेंसी लगी थी तो एकदम रोडों में घूम रहा था, तो हर जगह नोटिस मैंने किया कि एक VCR या DVD प्लेयर के ऊपर इजेक्ट का बटन नहीं होता, ये जो आपको स्क्रीन पे अभी नजर आ रहा है, हर जगह उसने ये लगा दिया था। अब ये एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट था कि इस डिक्टेटरशिप के ऊपर आप इजेक्ट बटन दबा दें, इसको आप हटा दें। उसके साथ ये भी था स्टेंसिल के साथ डिक्टेटर 420, हर जगह ये भी नजर आया। जब फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत हुई और पूरे कराची शहर में स्पेशली बसें जली, गाड़ियां जली, दुकानें जली, राइटिंग हुई थी। जी हाँ बिल्कुल, वो रात कभी नहीं भूलेगी जिस तरह वो रात गुजरी थी। तो कुछ लोग तो जलाने और लूटने पे निकले थे, आसिम भट्ट साहब निकले अपने स्प्रे पेंट कैन के साथ, और वो जो सारी जो जली हुई गाड़ियां थी, जली हुई बसें थी, रिक्शा थी, उसके ऊपर स्टॉप साइन लगा दिया कि अल्लाह के वास्ते बस कर दो, बस कर दो, बस कर दो। तो इस तरह के काम भी उसने किए हैं, उन्होंने किए हैं। अब कुछ साल फॉरवर्ड करें 2012 में मैं यहाँ पे कराची में जमजमा के इलाके में घूम रहा था, या शायद खड्डा मार्केट में, तो उस वक्त टारगेट किलिंग बहुत हो रही थी शहर में। तो एकदम हस्बे मामूल लिखा होता है, चलो चलो निश्चित पार्क चलो, या किसी फंक्शन का पोस्टर लगा हुआ होता है। एक वहाँ पे ग्राफिटी नजर आई कि जैसे चौक आउटलाइन नहीं बनती लाश की, वो बनी हुई थी, लेकिन आउटलाइन की जगह फैज
फैज अहमद फैज के एक शेर दिखा है और ऊपर लिखा हुआ था उन दुखी माओ के नाम। उसका भी इमेज नज़्म है। और बिल्कुल वो भी एक नज़्म है, उसका भी इमेज है, चौक आउटलाइन पर खून भी लगा हुआ है और एक बहुत एक इतना पावरफुल मैसेज था। और इंटरेस्टिंग बात थी कि ऊपर एक गन शॉप का एड था और नीचे ये बना हुआ था, तो एक बड़ी एक सिंबॉलिक। अच्छा, आप जब लोगों के पास नहीं अपना गुस्सा या एग्रेशन निकालने का ऐसा तरीका, जब उनको पता है किसी फोरम पे भी हम जाएंगे कोई उनकी सुनवाई नहीं होगी, तो वो कहते हैं फिर हम सड़कों दीवारों को इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन ये बहुत खूबसूरत इस्तेमाल है। आप लोगों के शायद इल्म में है या नहीं है कि चीफ मिनिस्टर की तस्वीर उन्होंने बिल्कुल सही बनाई है गटर के ढक्कन पे। वजह उसकी ये है कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के जो चेयरपर्सन हैं वो चीफ मिनिस्टर कायम अली शाह हैं और इस बोर्ड की जिम्मेदारी है कि सूबे भर का जितना भी कचरा है वो यही बोर्ड या इसके अहलकार उठाएंगे। आप लोगों को सिर्फ कचरा देखने की इजाज़त है, आप कचरा उठा नहीं सकते, वरना वो गैर कानूनी तस्वुर होगा और आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। तो किसी सियासतदान ने यह भी कहा था कि ये जो है चीफ मिनिस्टर हैं या चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं, तो फिर सही एक्यूरेट किया। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाह रहा था। ये तो काफ़ी आर्टिस्टिकली ये बड़ी सिंपल चीज़ें हैं, हाँ, शक्ल बना दी, इजेक्ट सिंबल बना दिया। ये ज़रा कुछ एग्जांपल्स देखिए दुनिया के। अब ये पॉलिटिकल नहीं है, सोशल नहीं है, लेकिन इतने खूबसूरत एग्जांपल्स हैं स्ट्रीट और पेवमेंट आर्ट के। अगर ये प्लीज़ ज़रा एक सेकेंड स्क्रीन पर ले आए और आप ज़रा दंग रह जाएंगे कि जो इसमें इफेक्ट दिया गया। अच्छा, ये सिर्फ फेज़ 1 है, ये आर्ट बन रहा है। अब देखिए इसके बाद क्या करता है। ओके, ये अब फेज़ 2 है, अब ये थोड़े शेप में आ रहा है और ये आप नोट करें कि ये एक रोड है। अच्छा, ये जो 3D इफेक्ट है सर, ये पेंटिंग से किया गया है। और ये इसका लास्ट देखिए कि इसका फाइनल इफेक्ट क्या है। ये तो ये लोग डर नहीं जाते सर, लोग डर जाते हैं। बाकी भी देखें ना एक दफा, और भी है हमारे पास। ये इसके बाद चेक करें क्या बनता है, ये फाइनल। अरे वाह, लुक एट दिस। वो एक्चुअली निकाल के ऐसे लग रहा है कि वो बंदे की जेब में से वॉलेट निकाल रहा है। और ये सर, ये फ्लैट है, ये 2 डायमेंशनल, ये 3 डायमेंशनल। मौलाना साहब लेकिन ये कि चीफ मिनिस्टर अगर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के चेयरमैन है, तो ये एक्टिविस्ट जो है ना सॉलिड पेस्ट मैनेजमेंट के मास्टर लग रहे हैं मुझे। नहीं, वेल डन यार, वेल डन। वी शुड अप्रिशिएट, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।